और थोड़ा सा आज के टॉपिक को आप समझने के लिए अपना ब्रेन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसी जानवर को पालिए, स्पेशली एग्जाम्पल है जो आप इजी देख सकते हैं, किसी कुत्ते को पालिए। विजन क्या होता है, दूरदर्शिता क्या होती है, वो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी कुत्ते को पालिए, हाथ में बिस्किट लीजिए और इतना ऊपर बिस्किट को पकड़ लीजिए। ये कुत्ता आएगा, जंप करेगा, बिस्किट को निकालते हैं। दोबारा इस बिस्किट को यहां पकड़िए, दोबारा जंप करवाइए, वो दोबारा जंप करेगा। आप 20 बिस्किट उसको खिलाइए, वो 20 बिस्किट के लिए मेहनत करेगा। हर बार एक नए बिस्किट को पाने के लिए बार बार सेम रिपीटेड मेहनत करेगा। अगले दिन आप जाइए, सेम तरीके से उसको सेम बिस्किट खिलाइए, वो अगले दिन सेम तरीके से आएगा, फिर उछलेगा, फिर बिस्किट खाएगा। अगले दिन भी 20 बिस्किट जानवर है तो सेम तरीके से खाएगा। आप इसको 5 साल खिलाइए, आप ध्यान से देखिएगा, इसका 5 साल में भी तरीका सेम रहेगा, कभी नहीं। 5 साल तक ये जानवर ये दिमाग नहीं लगा सकता कि रोज मुझे एक एफर्ट करके चीज यहां से खानी पड़ रही है, मैं इसके लिए कोई सिस्टम बिल्ड कर लूं। ये आदमी रोज आता है, बिस्किट पकड़ता है, यही रखता है, यही हाइट रहती है। जानवर है, कभी ये दिमाग नहीं लगा सकता कि इसको सिस्टम डाल के सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता। वो इंसान भी जानवर है जिसको रोज यहां बिस्किट दिया जाता है, रोज उसी तरीके से खाता है, सालों साल खाता रहता है, रिपीटेड मेहनत करता रहता है, लेकिन कोई सिस्टम बिल्ड नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या पता क्या है इस जीवन के अंदर? डायरेक्ट सेलिंग में 2 बहुत बड़ी गलतियां, ये सामायिक गलतियां हैं। और आज मैं ओपनली बात इसलिए करना चाह रहा हूं, हम में से ज्यादातर लोग, और यानी सभी लोग, पैसा जरूर कमाना चाहते हैं। ये नुआ की 3 बोतलें आई हैं, अभी कहां से आई हैं? आई है ना, 3 बोतलें आई हैं कहीं से। चलो अभी कोई नहीं बता रहा, डील बदलते हैं। जो भी ये जासूसी करेगा और ये बताएगा कि फोन किसका बजा था, उसको वो छीन के बोतलें दूसरे को दी जाए। जासूस ऐसे नहीं पैदा होंगे, वो ऐसा करना पड़ेगा, अगल बगल वालों की छीनेंगे, जिस बंदे का बजा फोन उसकी छीनेंगे, और जो आदमी बोलेगा इसने इसका बजा था, उसको वो 3 बोतलें हमें लेके जाके क्या करना। तो इस तरीके से सोल्यूशन होगा, फोन का सोल्यूशन अदरवाइज वो नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि फोन के सोल्यूशन के लिए बता देता हूं, अब ना पता तो मुझे भी था फोन बजा किसका, तो अब लेकिन मैं बोतलें छिनवाने का काम सही में कर दूंगा। तो चुप ही रहूंगा तो आप समझ जाना कि बोतलें छीनने वाला आदमी उसी की तरफ देखूंगा। और एक जोक सुना देता हूँ, आगे इसी जोक के आधार पर चलेगा। आज सुबह मैंने श्रीकांत सर को भी सुनाया था, फिर ये 15 मिनट नहा नहीं पाए। तो हुआ क्या कि एक धार्मिक गुरु थे, बनारस में रहे होंगे, तो रोज सुबह नहा धो के गंगा जी नहाने जाते थे। तो वहां जब गंगा जी नहाने जाते थे तो एक आदमी ने वहां पिंजरा लटका रखा था घर के बाहर, और उसमें तोता पाला। और तोता भी ऐसा वैसा तोता नहीं, बेहद बदतमीज तोता, मतलब बहुत ही गलत अपब्रिंगिंग हो रखी थी तोते। तो किसी से हालचाल भी पूछता था तो मां बहन की गालियां देकर हालचाल पूछता। अब ये सुबह सुबह धर्म कर्म निपटाने जाए तो गाली देके बात करें और बतावे सुबह सुबह एसटीसी कराने जा रहा है, अपनी क्या करने जा रहा था। ये आदमी बड़ा परेशान, यार ये कैसा माहौल है, सुबह मंदिर हो गया, प्रार्थना करके आओ, उसके बाद जो तोता है वो रास्ते से गुजरो तो सुबह सुबह मां बहन की गालियां निकालता है और रोज अबे अबे करके बात करता है। अबे आज फिर आ गया, फिर अपनी एसटीसी कराने वही जा रहा है। ये 2-4-5 दिन चला, ये बहुत परेशान हो गया। ये क्या, तोते के ओनर के पास, तोते के मालिक के पास। तो इसने जाके बोला कि क्या बदतमीज तोता। उसने कहा सर बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई। अब ये बड़ा भक्त था, कितने बड़े आदमी को ये बदतमीज तोता क्या कर रहा है। तो उसने कहा आपका तोता बहुत सुबह माँ बहन की गालियां देता है, मैं गंगा जी स्नान करने जाता हूँ, रास्ते में आपका घर पड़ता है, ये वहां से मैं ऐसे गुजर के गली के आखिर तक जब तक नहीं पहुंचता
गाली दे दे के सीटियां मारता है, फिर बुलाता है, फिर गंदी गालियां देता है, मेरा मूड खराब हो जाता सारे दिन। कैसा तोता पाला। उस बंदे को बहुत सुंदर आ गए, उसने तोते को पकड़ा और बाल्टी में डुबो दिया। बोला बता देगा गाली, बता देगा? बोला नहीं दूंगा मालिक। निकाला, बोले समझ आ गई? बोले हाँ आज के बाद नहीं दूंगा। फिर डुबो दिया। बोला क्या पता आधी अधूरी समझ आएगी, दोबारा डुबो देता हूँ इस तोते को। तो तोते को दोबारा डाल दिया उन्होंने बाल्टी के अंदर। तोते का दम घुट गया, फिर चीखने लगा, अरे मालिक कंफर्म नहीं दूंगा, गाली नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज छोड़ दो। ऐसा करके हो गया, तोते को सबक हो गया। अब नेक्स्ट डे पंडित जी आए, दोबारा गंगा स्नान हो गए। तोते की तो नियत खराब हुई, लेकिन उसे ये भी याद आ रहा कल क्या हाल हुआ था तेरा। तो वहां से पंडित जी घूटे हुए तोते की आंख में आंख डाल के आए। पहले तो नजर बचाते थे, अब इम्यूनिटी मिल गई तो तोते की आंख में डाल के आते रहे, आगे आते रहे। तोता पिंजरे में देख के मन महसूस के बैठा रहा। उसका मन तो भोदों में बोलो भाई फिर चला, तो बोलना भाई, क्योंकि उसे पिछला सबक याद आ रहा था। तो वो पंडित जी आए, अब वो तोते को रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ भाई आज कुछ बोल नहीं रहा, कुछ तो बोल। तोता बेचारा बड़ा अजीब से हालात में फंसा हुआ, बोलने का मन तो बहुत पर बोल नहीं पा रहा। तो फिर थोड़ी देर में पंडित जी फिर आके पूछे, फिर बोले हाँ बोल ले, अब क्यों नहीं बोल रहा, बोल कुछ। पंडित जी फिर चुप, तोता फिर चुप। तोता मन ही मन गालियां दे। तोते का ये है कि एक बार तू मालिक से बुलवा दे, आज तुम तेरी वो माँ बहन करूंगा जो तेरी कुश्ते याद रखेंगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा। अब वो पंडित जी आगे गए, जब आखिरी छोर पे पहुंच गए, तोते ने कुछ नहीं बोला। तब तक तो इनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई, ये लास्ट में पलटे और तोते को बोले कि हाँ कुछ बोलेगा नहीं फिर तू, बता फाइनली। तो बोला बात सुन, बोल में भले कुछ ना रहा हूं, पर समझ तो तू भी गया मैं क्या कर। तो जिसका भी फोन बजे, मैं बोले भले ही कुछ ना, लेकिन तुम समझ जाना मैं क्या रहा। तो इसीलिए मैंने बताया, तो जो पंडित जी का बदतमीज तोता टंगा हुआ, तो तोता मैं ही। तो मैं बोल भले ही ना पाऊं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं, पर अगर आपका फोन बजे तो समझ जा। राइट? अब मुझे लगता है फोन थोड़ी देर साइलेंट रह सकता है, नहीं तो समझा दो तुम्हें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हम में से ज्यादातर लोग ना पैसे की बात करते हैं, लेकिन पैसे से नफरत करते हैं। हमें से 99% नाकामयाब लोग, जो भी समाज के नाकामयाब लोग हैं, उन सभी के साथ एक समस्या है। वो बात पैसे की करते हैं, लेकिन नफरत भी पैसे से। वो भी हमारे साथ है। अच्छा साकेत जी, अब ये भी समझ ही जाएंगे। हमारे देश को चलने के लिए पैसा चाहिए। जब तक हम पैसे के प्रति सकारात्मक नहीं है ना, हम कमा नहीं सकते। हम में से ज्यादातर लोग अमीरी की बात करते हुए आप पब्लिक के सामने झिझकते हैं। जब कोई आदमी कहे कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम हाँ कर देंगे तो हम लालची कहलाएंगे। लेकिन स्थिति यह है इस समय विश्व की कि अब आपके देश को पैसा चाहिए, आपकी दुनिया को पैसा चाहिए, आपके परिवार को पैसा चाहिए, आपके मजहब को, आपके धर्म को पैसा चाहिए, आपके स्कूल को, आपकी शिक्षा को पैसा चाहिए, आपके गुरु को पैसा चाहिए, आपके भगवान को पैसा चाहिए, आपकी औलाद को पैसा चाहिए, आपके माँ बाप को पैसा चाहिए, आपके स्वास्थ्य को पैसे की जरूरत है, आपकी बीमारी को पैसे की जरूरत। यह हकीकत। आपके बुढ़ापे को पैसे की जरूरत है, आपके बचपने को पैसे की जरूरत है, आपकी जवानी को पैसे की। फिर भी ये पागलपन है कि मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए,
तो जंगल में भी जाओगे तो वहां पर भी शांति नहीं मिलेगी। आजकल जंगल में भी जानवर खाने के लिए घूमते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन खाना जंगलों में भी नहीं उपलब्ध। मनी नीड है वो, और सुप्रीम नीड है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत सा अथाह पैसा बनाना चाहता है तो उसे बनाना चाहिए। रतन टाटा अगर किसी की मदद कर पा रहा है इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है। जिन गुरुद्वारों के हम स्टेटस शेयर करते हैं कि वहां पर दिन रात लंगर चलता है, तो वहां लंगर इसलिए चलता है क्योंकि वहां पे चढ़ावा चलता है। आज अगर हम अमेरिका को बेहतर देश मानते हैं और ये मानते हैं कि वो अपने मुल्क के हर व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दे पा रहा है, तो उसका कारण यह है कि अमेरिका एक समृद्ध देश है, उनके पास अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से पर्याप्त पैसा है। और अगर आप हिंदुस्तान का खा के हिंदुस्तान को गालियां देंगे, हिंदुस्तान को एक इनकम्प्लीट देश बोलते हैं, एक नॉन परफेक्ट कंट्री बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना पॉपुलेशन है उतना पैसा पर्याप्त नहीं है इस देश के पास। यह सबूत है इस बात का कि कोई व्यक्ति अगर पर्याप्त धन अर्जित नहीं कर पाता है, पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाएगा, तो उसकी खाने वाला भी उसी को गालियां निकालेगा। यह सबूत है इस बात। अमेरिकियों की देशभक्ति इसलिए ज्यादा नहीं है कि अमेरिका एक महान देश है। अमेरिकियों की देशभक्ति इसलिए अमेरिका के प्रति ज्यादा है क्योंकि हर हालत में उनका ख्याल रखने लायक पैसा उस देश के पास है। उस देश ने तरीके अपनाए, दूसरे देशों से पैसा लूटा, अपने देश में लेके अपने लोगों के बीच में बांट दिया। आज ये बात हिंदुस्तान की हो या आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हो, डायरेक्ट सेलिंग की कोई नेगेटिविटी नहीं है। मैं आज सुबह के सेशन में भी बात कर रहा था, वो लोग मूर्ख हैं जो ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नेगेटिविटी है। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ चंद पुराने गिद्धों और पुराने नेटवर्करों को छोड़ देंगे तो नेटवर्किंग की कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं। मैंने युवाओं में, मैंने कॉलेजेस में कभी किसी बच्चे को नेटवर्किंग के प्रति नेगेटिव नहीं देखा। क्यों? कितना बच्चा इस समय, हिंदुस्तान का कितना प्रतिशत इस समय पढ़ाई में एंगेज है, स्कूल कॉलेजेस में एंगेज है, कोई बता सकता है? कोई रेशियो जानता है? 40% से ज्यादा आपका देश इस समय स्कूल और कॉलेजेस में है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जरा से भी नकारात्मक नहीं है, हल्के से भी नेगेटिव नहीं, जरा भी नहीं। 15% 30 साल से ऊपर है, इसमें बामुश्किल इस समय पे भी सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक एक्सपीरियंस है, एक नकारात्मक अनुभव जुड़ा हुआ है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। रेस्ट इनमें भी कहीं नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी अगर कहीं है तो सिर्फ एक जगह है। 86 लाख लोग जो अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में भीष्म पितामह बोलते हैं, यही हमारी नेगेटिविटी की वजह है। इनके काम करने के तरीके से इंडस्ट्री में इतना पैसा ही नहीं आ पाया कि जितने लोगों को ये यहां पर झूठ बोल के, सच बोल के, सपने दिखा के लेकर आए, उन लोगों का पालन पोषण हो सकता है या उन लोगों का घर भी चल सकता है। आज अगर आप यहां आकर बैठे हैं ना, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस होगा कैसे, करना कैसे है। अगर आप 1996 के तरीकों को जानते हैं और 2022 में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका वही हाल है कि आज आपकी नौकरी लग गई है और कंपनी ने काम करने के लिए आपको 1996 का कंप्यूटर दे दिया, या आज आपकी शादी हुई है और आपके ससुर ने दहेज में 1996 की गाड़ी दी। अगर आपको 1996 की गाड़ी नहीं चाहिए, आपका नोट नहीं चाहिए, आपका कंप्यूटर 1996 वाला नहीं चाहिए, आपको अपना फोन 1996 वाला नहीं चाहिए, तो आपके ग्राहकों को भी आपके बात करने का नेटवर्क मार्केटिंग में तरीका 1996 वाला नहीं चाहिए। नो मोर 1996। और हमारी दिक्कत यह है कि हम लंबे टाइम से अपडेट ही नहीं हुए। हमारी इंडस्ट्री का ये 86 लाख आदमी जो कभी किसी गुजरे जमाने में कामयाब था, किसी वजह से कामयाब था, ये वजह नहीं बताते। अगर ये खुद की वजह से कामयाब थे तो आज ये अपने बेटर खुद हैं।
ज्यादा कामयाब खुद हैं, ज्यादा तजुर्बा हो गया इनको, फिर आज कामयाब क्यों नहीं है? ये क्यों अपने इतिहास के स्वर्णिम किस्से गा रहे हैं? क्यों ही अपने पास के गोल्डन टाइम को याद कर करके रोते रहते हैं? क्योंकि इनका गोल्डन टाइम इनकी बदौलत नहीं आया था। इनका गोल्डन टाइम अगर कभी आया तो वो किस्मत की बदौलत आया, या किसी ऐसी कंपनी में क्षण भंगुर ये कामयाब हो गए थे जिस कंपनी का माहौल ही खराब था, जो कंपनी दुनिया को लूटने आई थी। वो कंपनी 2 साल चले, उसमें एक लीडर ये भी थे, ये एक बड़े लुटेरे के नीचे एक छोटे लुटेरे के रूप में थे। ये सिर्फ हकीकत है। ये अच्छा बुरा दोनों लग सकता है, लेकिन बात यह है कि अगर बिजनेस के प्रति आप सीरियस हैं तो आप इस बात से आहत तो हो सकते हैं, लेकिन बुरा नहीं मान सकते। क्योंकि 2022 में अगर आपको सो के जागना है तो पहले तो आपको यह जानना होगा कि आप महान नींद में हैं, एक नया महान सपना देख रहे हैं कि पिछले तरीकों की वजह से आगे जिंदगी में कामयाबी आएगी। लोग आगे के तरीके अपनाते हैं आगे जाने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग पहली इंडस्ट्री है जहां 24 साल पुराने तरीके अपना रहे हैं नए भारत को डिफाइन करने के लिए, नई डायरेक्ट सेलिंग को डिफाइन करने के लिए। ये नहीं, 2022 से 2030 में मैं गारंटी देके जा रहा हूं। यहां पर कितने लोग बैठे हैं मुझे नहीं मालूम, कितना पैसा कमाएंगे ये भी मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरी आदत रही, मैं अपनी ट्रेनिंग में सच ज्यादा बोलता हूं, दावे कम ठोकता हूं। मैं ये नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग महान बनेंगे, कितने लोग करोड़पति बनेंगे, लेकिन मैं एक बार, आज जो लोग कागज पे डायरी लाए हैं, मोबाइल लाए हैं, रिकॉर्ड करके मेरी रख लीजिएगा। आपको पूरी जिंदगी आहत करेगी अगर आप नहीं फायदा उठा पाए तो। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, 2021 में डायरेक्ट सेलिंग का साइज लगभग 13 से 15 हजार करोड़ है। 2030 में इस इंडस्ट्री का साइज 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ होगा, यानी ये इंडस्ट्री 10 गुना बढ़ेगी। ये कंफर्म है, तय है, बोल के जाओ। और जितना बुरा सच मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बोल देता हूं, उतना ही अच्छा सच भी बोलना है। अगर 1 से 1.5 लाख करोड़ ये एनुअली करेगी तो 2030 में इसी इंडस्ट्री के मंच पे लगभग हर साल 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूर, ये भी तय। ये कंफर्म है कि यही इंडस्ट्री, यही प्रोडक्ट, इसी की मेजर कंपनीज कल को इस देश में 40 से 50 हजार करोड़ रुपए को रोटेट करेगी। बांटेगी नहीं, बांटना कुछ नहीं होता, कोई वर्ड नहीं है। कंपनी अपनी पॉकेट से नहीं दे रही है जो बांट रही है। पहले 1-1.5 लाख का टर्नओवर आएगा, 1-1.5 लाख करोड़ हम करेंगे, उसमें से फिर 40 से 60 हजार करोड़ बटे। ये सब जगह होता है, बाकी जगह भी होता है, यहां पर भी। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में 40 से 60 हजार करोड़ बढ़ता है तो एक साल में 40 से 50 हजार लोग करोड़पति बन सके, ये मंच इतना सजीव होगा। बनेंगे नहीं, लेकिन हो। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उस भविष्य में हैं या नहीं। मैं एक सरल एग्जांपल देता हूं। मेरे एक फ्रेंड एक दिन फरारी लेकर आया, मैं काम में बिजी था, उसने सड़क पे लाके फरारी खड़ी करी, मेरे पास ऊपर आया। तो उस टाइम जो मेरा केबिन था वो एकदम सड़क की बगल में था, आईने से दिखती थी, कांच की दीवार थी। तो वो व्यक्ति आके बैठा तो उसने कहा कि मैंने फरारी ले ली। ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। तो मैंने कहा मुबारक हो, आपने फरारी ले ली। उसने बोला कि किसी की आवाज आई थी, कहां पहुंचे, कहीं 3 नुआ की बोतल है, राइट। इसने कहा एक बार बाहर खड़ा होकर देख तो सही, शीशे से देख तो सही। मैं कुछ काम कर रहा था कि मेरी फरारी कैसी दिख रही है। तो मैंने इसको बोला कि वो तो मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं है, जब मैं खड़ा होगा तो देख लूंगा। 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद इसने फिर जिद की, बोला एक बार देख तो ले कैसी है। तो मैंने कहा मुझे अभी ना आगरा जाना है एक प्रोग्राम के लिए, एक दिन के लिए अपनी फरारी देगा? इसने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर तो ताजमहल खरीद ले, मुझे फर्क क्या पड़ेगा। भाई तू मुझे दिखा रहा कि मेरी फरारी देख, क्यों देखूं? मुझे क्या मिल रहा फरारी देख के? उठूंगा, जाऊंगा, 5-10 सेकंड खराब करूंगा, फिर आके बैठूंगा, एक बुरी फीलिंग पालूंगा कि काश ये मेरी हो। तू एक दिन चलाने के लिए भी नहीं देगा तो तू क्या यहां मेरे को जलाने के लिए आया? और आया है तो मैं बेवकूफ हूं, उसके बाद भी एक्शन कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2030 में
एक बड़े टर्नओवर के साथ डायरेक्ट सेलिंग की किसी कंपनी के साथ नहीं खड़े हैं, तो इस चीज पे ताली मारने का आपको कोई हक नहीं है कि ये इंडस्ट्री 30 से 40 हजार करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, क्योंकि आप वहां नहीं हो, आपको धेड़ा नहीं आ रहा। आप आज भी ताली मार रहे हो और 2030 में भी किसी के लिए तालियां ही मार रहे हो। ये शाश्वत बात। आज अगर आप इस ट्रेनिंग में आए हो तो मैं एग्जांपल को रिलेट करता हूं। जब आपको यह पता है ना कि 2030 में होने क्या वाला है, तो 2022 में जो करेंगे उससे आपका 2030 बदलेगा, उससे आपकी तैयारियां बदलेगी। 2030 तक 10 गुना हो जाएगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है 2025 तक ही ये इंडस्ट्री अपने 3 से 5 गुना मुकाम पे पहुंच जाए। आप हर साल 2030 में जिंदगी नहीं बदलेगी, जिंदगी तो कल से भी बदलनी आपकी चालू हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बदल जाएगी, बदलनी चालू हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। और इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है, इंपॉर्टेंट पहुंच जाना नहीं होता, इंपॉर्टेंट स्टार्ट। इंपॉर्टेंट 22 तारीख को खड़े होकर बोलना नहीं है। ये बात उसी दिन चालू हो गई थी जिस दिन सनातन जी ने कहा था हम 22 तारीख को कलकत्ता में इवेंट रख रहे हैं। ये उस दिन की यात्रा है जो आज मुकम्मल हो रही है, जहां हम आज पहुंचे। हर सेकंड एक जिंदगी बदल सकती है, लेकिन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है हमारे को वो चेक करना ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग का हम पता क्या समझ के आते हैं, हम ट्रेनिंग में ट्रेन होने आते ही नहीं है। हम आते हैं टीचिंग के लिए, हम आते हैं खुद तालियां मारने के लिए। हम ये सोचकर नहीं आते कि आज कुछ ऐसा सीख के आऊंगा कि इसको सीखने के बाद 3 महीने के अंदर मुझे एटलीस्ट इससे बड़ा हॉल अपने लिए भरना है, और वो भी उन लोगों के साथ भरना है जो आदमी वाकई में मेरे से बेनिफिशियरी होंगे, जो वाकई में जानते होंगे कि मैंने इन लोगों के लिए या इनके साथ कुछ करके दिया। हम ये सोचकर नहीं चलते, हम ये सोचकर आ जाते हैं कि जाएंगे कुछ अच्छा होगा, कुछ नॉलेज ले आएंगे, उससे कुछ करेंगे। अगर मैं आप लोगों को बोलूं सिंपल जिंदगी में आप लोगों के पास एक चॉइस है, मैं दिल्ली जा रहा हूं और मेरे साथ आप लोगों को मान लीजिए दिल्ली तक ट्रैवल करना है, और आप मेरे साथ करना चाहते हैं, 2 शख्स हैं, एक मैं हूं, एक श्रीकांत सर है। हम दोनों लोग हैं, दोनों ही दिल्ली जाएंगे, अलग अलग हवाई जहाज से जाएंगे। मान लीजिए कि हम दोनों ही उन जहाजों के पायलट हैं, और मेरे सवाल का ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्योंकि तभी आपको कोई सक्सेस फॉर्मूला मैं दे पाऊंगा जब मैं समझ पाऊंगा। और आप मुझसे पूछते हैं कि आप दिल्ली कैसे जा रहे हैं, और मैं जवाब देता हूं मैं कुछ तो करके जाऊंगा, और कैसे ना कैसे चला ही जाऊंगा। तो किस टाइम निकलेंगे? कल सुबह। कितने बजे? अभी सोचा नहीं, मतलब सुबह तो 4 से 9-10 बजे तक होती है, किसी भी टाइम निकल जाएंगे। तो पहुंचोगे किस टाइम? दोपहर तक। कहां? कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा ही, और फिर भी टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल कहीं भी उतर जाएंगे जो खाली होगा। वहीं आप श्रीकांत जी से पूछते हैं कि आप दिल्ली जा रहे हैं, आप कैसे जाएंगे? तो श्रीकांत जी बताते हैं मैं बोइंग 747 बस से जाऊंगा, उसको मैंने फ्लाई करना है कल, और मेरे को यहाँ मॉर्निंग 9 AM उड़ना है टर्मिनल से, और जो वहां पर है वहां पे 12:15 बजे मुझे टर्मिनल T2 पे दिल्ली में लैंडिंग करनी है। आप किसके साथ ट्रैवल करने वाले? श्रीकांत जी का। क्यों? दोनों ही तो हैं। मैं तो आप लोगों को उल्टा लिवरेज भी दे रहा हूं। यह आदमी तो हिटलर है, बोल रहा 9 बजे जाएगा, मैं तो बोल रहा हूं 4 से 9-10 बजे तक मैं कभी भी जा सकता हूं। कितना फ्लेक्सिबल आप लोग हैं। आप लोगों ने मेरी फ्लेक्सिबिलिटी नोट नहीं करी। वो हिटलर है, बोला 9 बजे आओगे तो आओगे, वरना छोड़ जाऊंगा, और उसके साथ जाने को तैयार हूं। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी भी तो देखो। परफेक्ट चीज बताए इसीलिए उनके साथ जाना चाहूं। क्या ये परफेक्शन आप खुद को भी बताते हो? क्या आपने परफेक्टली खुद को बताया है कि इस महीने में परफेक्टली इतने बिजनेस वॉल्यूम डालने वाला हूं, इस लेग में इतने डालने वाला हूं, इस लेग में इतने डालने वाला हूं? क्या इस महीने आपने अपने आप को परफेक्टली बताया कि मैं कितनी ट्रेनिंग अटेंड करने वाला हूं? क्या इस साल के लिए आपके पास परफेक्शन है
कि मैं इस साल 2022 के अंत होने से पहले मैं इस महीने में ये सीढ़ी लगा के यहां तक पहुंचने वाला हूं। अगर आपको ये बात पता है कि परफेक्शन के साथ व्यक्ति जाता है, तो आप अपने आप को ये कैसे बता देते हैं कि इस महीने में कुछ तो करने वाला हूं, कुछ एक लोगों को मीटिंग देने वाला हूं, कुछ एक सीखने वाला हूं, मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा। और फिर हम ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि मेरी सक्सेस, मेरा आत्मविश्वास मेरे साथ चलेगा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आपको कोई गुमराह नहीं कर रहा, हम खुद को गुमराह कर रहे हैं। आप क्लियरली डिफाइंड नहीं है क्या करना चाहते हैं। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो उसकी पहली शर्त है कि आपको पहुंचना कहां है एग्जैक्टली पता होना चाहिए। एग्जैक्टली पता। उसके लिए चाहिए क्या होगा वो भी एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और अगर आपको कुछ नहीं पता और आप ये शिकायत कर रहे हैं कि लोग मेरे साथ जुड़ते नहीं हैं, लोग किसी ऐसे के साथ नहीं जुड़ते हैं जो टेक्निकल हो या बड़ी फिगर हो सकता है दरमियान में जितेंद्र डागर जी का कद या पद बड़ा हो, मानने में, सोचने में, सुनने में, लेकिन ये आदमी रैंडम व्यक्ति है। आप परफेक्शन के साथ जाए। आपने 2 सेकंड नहीं सोचा कि 1 सेकंड के लिए श्रीकांत जी ने ज्वाइन किया, डागर जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे, आपने 2 सेकंड में कहा हम तो श्रीकांत जी के साथ जाएंगे। रीजन बिहाइंड दैट इज यू नो कि अगर इस आदमी के साथ चले ना, कद पद कुछ भी हो, इसका पता भी नहीं है हवाई जहाज उड़ा भी पाएगा या नहीं उड़ा पाएगा, इसका यह भी नहीं पता कि लैंड करा पाएगा या लैंड नहीं करा पाएगा, ना इसके पास फैक्ट्स है, ना इसके पास डेटा है, ना इसकी बातों में कहीं मुझे कोई लॉजिक नजर आता। अच्छा बहुत है, फ्लेक्सिबल बहुत है कि 4 बजे से 9 बजे तक कभी भी चले जाएंगे, सुबह अपनी है, दोपहर अपनी है, कहीं भी उतर जाएंगे, 3 टर्मिनल है। अच्छी बातें कर रहा हूं, मीठी बातें कर रहा हूं, लेकिन काम की बात नहीं कर रहा हूं। दोनों दिल्ली यात्रा की बात कर रहे हैं, दोनों आपके साथ की बात कर रहे हैं, दोनों का उड़ने की जगह सेम है, दोनों की लैंड करने की जगह सेम, लेकिन एक स्पेसिफिक है, एक अगल बगल की बात। ये फर्स्ट फैक्टर है जो हमारे को कामयाबी से रोकता। आप लोगों को बुरा लगा होगा कि शुरुआत से आते ही मैं फिल पड़ा हूं, लेकिन मेरा ये कोई टारगेट नहीं है आप 100 लोगों को बुला के आपकी तालियां लेने के लिए मैं यहाँ आया हूं। मुझे ये चाहिए कि जब मैं यहां से जाऊं और अगले 3 महीने बाद मेरी मुलाकात हो, तो इस मंच को, इस कलकत्ता को मेरी जरूरत ना हो। ऐसी 100 मीटिंग, आज अगर हमारे पास 100 आदमी है तो ऐसी 100 मीटिंग हम में से हर एक आदमी वहां ले। केवल इस वजह से मैं यहाँ खड़ा हूं। आपकी तालियां तो मैं कभी भी ले लूंगा, जब 100 मीटिंग करेंगे तो मैं तब भी ले लूंगा। आते ही खुलने का रीजन सिंपल था, क्योंकि जब मैं मुंबई से उड़ा हूं तो मैं एक ही माइंडसेट से उड़ा हूं। इस बार जो कोलकाता आएगा, अगर एक आदमी 1200 रुपए देके आ रहा है तो उसकी बेइज्जती खुल के कर सकते हैं, क्योंकि आदमी में थोड़ी अकल तो है। आदमी की उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते हो, उसको जगा नहीं सकते हो जो मुफ्त में आपके खर्चे पे ट्रेनिंग में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके खर्चे पे ट्रेनिंग में अगर बैठा है तो इसके पास अपनी बुद्धि ही नहीं, इसको ट्रेनिंग की ताकत ही नहीं पता। यह सोचता है ट्रेनिंग कंपनी अपने लिए कर रही है, मैं तो दवा दूंगा। तो ये वहां आता है तो इसका एटीट्यूड एंट्री पे ही पता लग जाता है दामाद जी आए। इसकी तालियां बजाने में पता लग जाता है ये हमारा दामाद है। मीटिंग में दामाद अलग से पहचाना जा सकता है, भले ही वो शेरवानी वाला जोकर बन के ना भी आया, वो अलग से पहचान में एटीट्यूड। और हर आदमी के पास मानसिक काबिलियत नहीं है कि अपनी ट्रेनिंग पे कुछ अपना पैसा लगा सके। आप लोगों से बात क्यों खुल के कर पाया? क्योंकि मुझे पता है यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने लिए कमिटेड होकर आ रहा है। जब आप कमिटेड होकर आए हैं तो हमारा राइट बनता है जैसे तैसे कैसे भी आपको कामयाब करना होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। 5-6 घंटे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बेसिक्स की बात करते हैं, कुछ वो गणित बात करेंगे जो भूलना है, जो आपको रोक के बैठे हैं, बड़ी लीडरशिप से लेके छोटी लीडरशिप का। और कुछ है, कितने लोग मानते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो बिजनेस है?
भाई इतने लोग मानते हैं बिजनेस कर रहे हैं। चलो दूसरा सवाल पूछता हूं जो आसान है, हम में से कितने लोग दारुजनाइन कर रहे हैं? मुझे तो बताया था सारे दारुजनाइन वाले मिलेंगे, हम सब दारुजनाइन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कोई भी खड़ा होकर बताएगा दारुजनाइन कैसे किया जाता है? सांस कैसे लिया जाता है ये मैं बता सकता हूं, बाल कंघी कैसे किए जाते हैं ये मैं बता सकता हूं, माल कैसे बेचा जाता है वो मैं बता सकता हूं, जूते कैसे पहने जाते हैं ये मैं बता सकता हूं। बस मुझे ऐसी आसानी से बता दो दारुजनाइन कैसे होता है। नहीं, ये तो उसका प्रोडक्ट है, वो तो मुझे पता है। अभी तक तो मुझे पता है ज्यादा बिजनेस जीआईटी कर रही है, हम कर रहे हैं, इसीलिए तो आज मैं आया ताकि हम भी करें, खाली जीआईटी ना धंधा करें। दारुजनाइन कैसे होता है सर? प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अच्छा लगता है, लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी सर दिल से दारुजनाइन दिल से, हाँ ये टैगलाइन भी है हमारा, हैशटैग दारुजनाइन दिल से। एनीवन एल्स? जी, बिजनेस बढ़ा के सर, बिजनेस पार्टनर बना के हम दारुजनाइन करते हैं। किसी आदमी को इस संसार में जाके आगे से कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं और आप कहें मैं दारुजनाइन करता हूं, और कितने लोगों को समझ आ जाएगी ये बात? किसी को भी नहीं आएगी। और फिर आप पूछते हो कि ये दुनिया हमारे को अजीब निगाहों से क्यों देखती है? एक्चुअली में ये फॉल्ट है हमारी इंडस्ट्री में, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हमसे कोई ये पूछ लेना तुम करते क्या हो, तो हम ये नहीं बता सकते हम करते क्या। यही गलती थी 1996। जी सर? नहीं, आपके पीछे कुछ बोल रहे हैं, जाहिर करो सर, ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बोलो। 1996 से यही बेवकूफी चल रही है, जो आदमी जिस कंपनी में है उससे पूछो तुम क्या करते हो तो अपनी कंपनी का नाम बता देता, मैं ये करता हूं। मुकेश अंबानी क्या करता है? रिलायंस। टाटा क्या करता है? टाटा। ऋतिक रोशन क्या करता है? ऋतिक रोशन करता है काइट्स। ऋतिक रोशन करता है गुजारिश। फिल्म का नाम बोला करो ना, एक्टिंग क्यों बोलते हो? और सचिन तेंदुलकर क्या करता है? क्रिकेट। कोई ये सब नहीं करता। सचिन तेंदुलकर बैट्समैन था, ऋतिक रोशन डांस और एक्टिंग करता है, काइट्स नहीं करता है। रतन टाटा बिजनेसमैन है, टाटा नहीं करता। अंबानी जो है वो भी बिजनेसमैन है, रिलायंस नहीं करता। नरेंद्र मोदी क्या करता है? प्रधानमंत्री। नहीं, प्रधानमंत्री करता है। और ममता बनर्जी क्या करती है? चीफ मिनिस्टर करती है। और जहाज का पायलट क्या करता है? इंडिगो। किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है? कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? तो आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय करता है। बड़े अजीब बच्चे हैं, हम पढ़ाई करते थे, केंद्रीय विद्यालय करवा रहे हैं। सी, इतनी बेसिक सेंस भी
26 साल में हमारी लॉबी में डेवलप नहीं, और हम ये मानते हैं कि हम सब कुछ सीखे। हम लोगों से ये पूछ लिया जाए कि क्या करते हो, तो हम ये नहीं जानते हम क्या करते हैं, और हम ये जानते हैं कि हम इतने मास्टर हैं इतने सालों से कि हम सब जानते हैं हम क्या करते हैं। कोई एक व्यक्ति ये नहीं बता सकता हम क्या करते हैं। केमिकल फ्री मिशन को प्रमोट कर रहे हैं। केमिकल फ्री मिशन का प्रमोशन कर रहे हैं, ये तो एक सद्भावना हो गई सर। लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, केमिकल फ्री करने के। सर इतनी बुकें पढ़ी क्यों पढ़ी? 21वीं सदी का व्यवसाय, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन लोगों के नाम क्यों बदनाम करे, क्यों बर्बाद करे? क्या जरूरत पड़ी थी कि हम रॉबर्ट टी कियोसाकी जैसे बेचारे इतने बढ़िया फाइनेंसर को लाके मिलन में जलील करें? दारिद्र्य तो प्लेटफॉर्म है, मुझे भी 2018 में पता लग गया था सर। सर संकल्प समझिए, आप क्या करते हैं जब तक आपको ये नहीं पता आप क्या करते हैं, आप किसी को नहीं बता पाएंगे। आप उस चीज को फैला ही नहीं सकते जिसका आपको नहीं पता कि आप क्या करते हैं। बिजनेस करते हैं सर। उस लड़के ने सही बात बोली। एक बार खड़े होंगे सर, आपके लिए ताली बजनी चाहिए, उम्र कच्ची है। हाँ खड़े हो जाओ, आगे अगर जिंदगी में तालियां बजवानी अपने लिए। हमारे बीच में एक बंदे को पता हम क्या करते हैं, और इसके बाद भी हमें नहीं पता कि मैंने वहां लिखा था हम क्या करते हैं। आपका नाम क्या बोस? शंकर पंत। शंकर पंत। कहां से? वेस्ट बंगाल टीम से पश्चिम मिदनापुर। पश्चिम मिदनापुर। थैंक यू सर, बैठिए प्लीज। आप लोग सर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते। आपकी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग करती है, आप नहीं करते। आप करते हैं बिजनेस। किस चीज का बिजनेस? डायरेक्ट सेलिंग का। केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। अब फिर मत कहना हम दारुजनाइन का बिजनेस करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं। कहानी घूम फिर के वहीं ले आओगे। हाँ, बिजनेस तो वही चीजों का हो सकता है, या प्रोडक्ट का हो सकता है, या सर्विसेज का हो सकता है। आप लोग पता दुनिया से क्यों अलग हो? आप फेसबुक पे ऐसे नेगेटिव नकारात्मक स्टेटस क्यों डालते हो? क्योंकि आपको एहसास दिलाया गया है कि आप एक अलग प्रकार के व्यवसाय में हैं। एक्चुअली ये सच है। मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं और मान लो कि मैं बिजनेस में हूं केटरिंग के, तो मुझसे कोई पूछता है आप क्या करते हो, तो मैं हर जगह जाके बताता हूं मैं केटरिंग में हूं। मैं केटरिंग करता हूं शादी के लिए, बर्थडे पार्टीज के लिए, पर्सनल होम पार्टीज के लिए। अगर आपको कभी जरूरत हो तो मुझे याद करिएगा, और मैं एक विजिटिंग कार्ड सरकार का, मैं जिस आदमी से जहां मिलता हूं कोशिश करता हूं मैं उस आदमी को यह बता सकूं कि मैं किस बिजनेस में हूं, ताकि उस व्यक्ति को अगर उस चीज से रिलेटेड कभी कुछ जरूरत पड़े तो मुझे याद आ रहे। मैं उन व्यक्तियों को बार बार रिकॉल भेजता हूं कि भूल मत जाना। अगर मुझे दिखता है कि किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है फेसबुक पे, तो मैं उस व्यक्ति को कॉल करता हूं, यार तूने केटरिंग कराई होगी, तो मैंने तेरे को बताया था केटरिंग है, मेरे को भी एक मौका तो दे। क्या होता ही आप लोगों के साथ? दूसरे जितने बिजनेसमैन हैं क्या वो आप लोगों के साथ ये कर रहे हैं? एग्जैक्ट। क्योंकि उन्हें पता है बिजनेस आगे बढ़ता कैसे है, चीजें होती कैसे हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम दारुजनाइन करते हैं, हम फ्ला XYG कंपनी करते हैं, और यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे नॉन प्रोफेशनल। सबसे बड़ी चीज क्या है? हम बिजनेस कर रहे हैं। और आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है। मुझे क्लियर बताइए ताकि मुझे 2 मिनट में पता लगे कि मुझे अगर इस चीज की जरूरत है तो मैं आपसे खरीद सकता हूं। 1 मिनट में मुझे अपना बिजनेस बताइए, क्योंकि दुनिया के पास समय नहीं आपके बिजनेस के लिए। केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली। कोई मुझसे पूछता आप क्या करते हैं, तो मैं बोलूंगा मैं एक बिजनेस करता हूं जिसमें मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, ऑर्गेनिक स्पाइसेस, केमिकल फ्री पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल और स्पोर्ट्स सप्लीमेंट का मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। दिस इज माय बिजनेस।
यू आर एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, और जरूरी नहीं है हर बार ये पूरी महाभारत कहनी है कि मैं इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं, खाली डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, मॉडर्न एज न्यूट्रास्यूटिकल्स का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का, पर्सनल केयर का, केमिकल फ्री पर्सनल केयर, ऑर्गेनिक स्पाइसेस का। 2 मिनट में बंदा को समझ आ रहा है कि मेरी जरूरत हो तो मैं इससे लूं। अब एक आदमी सामने से पूछेगा आपसे, सामने से पूछेगा कि मतलब वो दवाइयों में किस किस चीज का आप करते हो, तो आप बता सकते हो कि मैं बहुत सी चीजों का करता हूं, जोड़ा का दर्द है, पाइल्स है, स्टोन है, जो ट्रेंड आजकल चल रहा है। तो ये आदमी कहेगा स्टोन मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन, कौन से का? तो मैं बताता हूं कि किडनी स्टोन का मैं करता हूं। तो कहेगा यार किडनी स्टोन तो मेरे घर में भी एक व्यक्ति, उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है? यू पिच योर प्रोडक्ट, बिजनेस मूव्स। बिजनेस बोलने प्रोडक्ट बेच के आए या बंदा जोड़ के आए, सेम पेमेंट दे। लेकिन इस बंदे ने खुद से क्वेरी जनरेट की, आपने नहीं करी। एक बंदा खड़ा हुआ है और वो आपसे पूछता आप क्या काम करते हैं, आप बोलते हैं मैं दारुजनाइन करता हूं। इस बंदे को कुछ समझ ही नहीं आया, हाँ ठीक है जो भी करते, छुट्टी। सेल खुली, सेल आपने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि आप ऐसी ट्रेनिंग्स में गए हैं, ऐसे बेहुदा लोगों को सुना है जो 96 की नेटवर्किंग बहुत बेहुदे तरीके से कर रहे थे। उन्होंने आपको लीड जनरेट करना सिखाया नहीं, उन्होंने कहा बस सब जगह एक चीज बोलते रहना, आरसीएम आरसीएम आरसीएम, ये वो ब्रांड धमकान। उन्होंने कभी कहा ही नहीं तुम खुद को प्रमोट करो, उन्होंने क्या कहा कंपनी प्रमोट करो। तुम क्या कर रहे हो? मैं ये करता हूं। अरे तुम अकेले अपने आप में बिजनेसमैन हो भाई। दारुजनाइन आपकी प्रोडक्ट पार्टनर है। आपको क्या लेना देना दारुजनाइन से? आप दारुजनाइन कर दो, क्यों जय दारुजनाइन के नारे लगा रहे? दारुजनाइन आपका घर नहीं चलाने वाली है। दारुजनाइन एक सिंपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तुम कुछ दोगे तो 1 महीने बाद तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम अपनी टीम से कुछ ला के दोगे तो तुम कुछ लेकर जा सकते हो। किस लिए जय दारुजनाइन भाई? क्यों फेसबुक छाप रखा है? मूर्खता है। प्रोडक्ट प्रमोट करते हो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्ट देखेगा, टेस्टिमनी देखेगा, सॉल्यूशन देखेगा, तो कोई आपको पूछ सकता है यार तेरी फेसबुक वॉल पे वो मैंने एक वीडियो देखा, कोई बंदा बता रहा था ये पाइल्स ठीक हो गई, वो काम तेरा ही है क्या? तो बोला हाँ मेरा काम है, मैं करता हूं, ये मेरा प्रोडक्ट है, उससे हुआ है। वो बोलेगा तेरा प्रोडक्ट? बोला हाँ मेरा प्रोडक्ट है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप है इस प्रोडक्ट की। अरे ये नहीं बोलना कि मैं इसकी दुकान लेके बैठा हूं शोरूम, उसने पूछा भी नहीं है, तुम बता रहे हो, उसे जबरदस्ती की बात है। हमारे अंदर वो तोता है पंडित जी का जिसकी बात मैं कर रहा था। हम क्या करते हैं? बंदे ने बोला तुम क्या करते हो? मैं दारुजनाइन करता हूं। मैं बोल कुछ नहीं रहा पर समझ तो तू गया ही है। बंदे जोड़ रहा हूं। क्या मूर्खता है। खुद के ढोल हो, खुद ही पोल खोल रहे हो, खुद ही बज रहे हो। फिर ये बंदा आएगा शाम को, आज सर मैं शादी में गया, वहां मेरे रिश्तेदारों ने मेरी बहुत बजाई। क्यों? मैंने सबको बता दिया मैं दारुजनाइन कर रहा हूं। तो ढोल बन के गए थे तो बजोगे और क्या करोगे? बन के ही ढोल गए। किसी एक रिश्तेदार को नहीं जाके बताते कि मैं बिजनेस कर रहा हूं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स का। अरे जोड़ो मत, जुड़ अपने आप जाएगा। जोड़ने के लिए जाना बेवकूफी है, बिजनेस बढ़ाने के लिए जाना समझदारी। बिजनेस में दम लगेगा, जुड़ेगा। जिसके सर में खुजली होगी वो आएगा, खाज की दवाई लेकर जाएगा। तुम जबरदस्ती जाके किसी के सर में खुजली मत करने। बंदा कहता है लेकिन मेरे बाल बिगड़ रहे, कोई बात नहीं, अंदर को खुजली तो हो ही नहीं होगी, सबको ही होती है, थोड़ी थोड़ी हो रही होगी, देख मैं खुजा देता हूं। एक आदमी के पास गए, उसने बोल दिया, बोले कि यार मैं बहुत खुश हूं जिंदगी में, एक अच्छी तनख्वाह लगी 1-1.5 लाख की, एक लड़की थी जिससे कॉलेज टाइम पे प्यार करता था, उसकी शादी हो गई है, ठीक है मेरे को अच्छा लगता है, हस्बैंड वाइफ ना प्यार नहीं देता भाई, कुछ करोड़पति होना चाहिए,
50 लाख आ रहे महीने में, BMW है तेरे पास? तो बोलता मैं BMW की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास होंडा CR-V। होंडा कोई गाड़ी होती है? होंडा तो रिक्शे वाले भी लिए घूम रहे हैं, तू BMW ले। अपने आप तुम्हारे मीम बनेंगे, तुम्हारे पे कॉमेडी सेक्शन लगेगा। उसके सर में कोई खारिश नहीं हो रही, तुम जाके बुझा रहे। नहीं लगता अगले के पास 1.5-2 लाख रुपए हैं, वो आदमी एक बात बोलता है, ना मुझे तेरी कंपनी समझ आती, ना तेरी इंडस्ट्री समझ आती, ना मैं किसी और को जोड़ू। हाँ, अगर तेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मैं प्रोडक्ट ले सकता हूं, इतना कर सकता हूं, समझ आ रही है तो बता, नहीं समझ आ रही है तो बता। उसके बाद आप क्या करते हो? प्रोडक्ट तो तू कहीं से भी ले सकता है, पर तू यहां 1 2 का 4 अगर कर दे तो तू करोड़पति बन सकता है। आप किसी को करोड़पति बना तो नहीं पाते हो, लेकिन अपने 10,000 भी कमा नहीं पाते हो, क्योंकि एक्चुअली 250 के 250 लोगों से मिलते हो, 250 लोगों को करोड़पति बनाने लग जाते हो। और इन 250 लोगों को पता है कि इसके अपने जिंदगी में खुद लाख रुपए महीना नहीं देखे, ये 250 को न्योता बांट के आया है करोड़पति बनने। किसी को आपके बिजनेस से तकलीफ नहीं है, हर व्यक्ति को आपके बिजनेस के पिच करने से तकलीफ। और हम इतनी बात नहीं समझ पा रहे। बिजनेस बड़ा सरल है, अगर करने जाओगे तो बोर्ड पे 10 मिनट में दिखा सकता हूं कि इनकम क्या आती है, कैसे आती है। कॉम्पनसेशन प्लान से इनकम नहीं आती, दिमाग बंद करने से इनकम आती है। जिसका दिमाग ज्यादा खुला है वो पैसा कमा ही नहीं सकता डायरेक्ट सेलिंग, ये हकीकत है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा बिजनेस में चैलेंज था, मेरे पास 50 करोड़ रुपए नहीं है बिजनेस में लगाने के। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट 5 लाख रुपए साल का मांगता है, चाहे सेल हो ना हो। एक बैच में 18,000 रुपए लगता है पर बैच। मैं इतना पैसा दे नहीं सकता, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हाई हो जाएगी, प्लस इसके लिए गोडाउन, बाकी सब चीजें बड़े महंगे खर्चे हैं, मेरे पास नहीं है। सेकंड थिंग, बिजनेस के अंदर मेरे को यह भी नहीं पता ऑर्गेनिक खरीदना कहां से है। ये लास्ट टाइम बोर्ड तब निकला था जब इंदिरा गांधी थी। मुझे तो ये तो जाओ इस चीज का कॉलेज थी। नेटवर्किंग इंडस्ट्री से ज्यादा पुराना बोर्ड है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कनेक्ट होते रहते बैटरी की यहां से कहानी की शुरुआत में। चलो ये लोग अब ईमानदारी से बातचीत करना, फुल ऑनेस्टी के साथ। अगर कुछ पैसा ईमानदारी से आगे चाह रहे हो, बड़ा कमाओ, बड़ा बिजनेस करो, इज्जत के साथ करो, तो ईमानदारी से बात करो। कितने लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का फ्यूचर है? सभी लोगों को लगता है, राइट? कितना बड़ा फ्यूचर है? कुछ साधारण समझा रहा हूं, कितना बड़ा तो कैसे समझ सकते हो? पिक्चर दिखेगी नहीं तो दिखा नहीं पाओगे कितना बड़ा फ्यूचर है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का। सरल भाषा में समझाना, बहुत बड़ा हो सकता है सर, जिसका अनुमान भी हम लोग लगा नहीं सकते। मैं तो लगा दूंगा सर एग्जैक्ट, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा मैं अनुमान भी लगा नहीं सकते इतना बड़ा व्यवसाय, तो दूसरा कहेगा फेंक रहा है। कितना बड़ा बिजनेस है सर? 2022 में अमूमन केवल इस देश में 5 से 7 लाख लोग हैं जिन्हें ऑर्गेनिक की समझ आई है और ऑर्गेनिक खा रहे हैं। आपके देश में आपको पता कौन कौन सी चीजें ऑर्गेनिक हो चुकी हैं? मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो हम नहीं कर रहे हैं, उनके भी देता हूं। जैसे सभी प्रकार का अनाज आज आपके मार्केट में ऑर्गेनिक मिल सकता है।
आप अमेज़न से भी ऑर्डर करेंगे तो हर प्रकार का अनाज आपको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मिल सकता है। हर प्रकार के ड्राई फ्रूट्स भी आज आप अपने इंडियन बाजार में ऑर्गेनिक खरीद सकते हैं। इसके अलावा आज आप बेस्ट में पैसा है तो आप ऑर्गेनिक खरीद सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट में पैसा है तो आज आप अचार, फल, सब्जियां, दूध तक भी ऑर्गेनिक खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप ऑर्गेनिक टोमेटो केचप, ऑर्गेनिक जैम ये भी बाय कर सकते हैं। ये सब चीज इंडिया में ऑर्गेनिक ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स भी खरीद सकते हैं। लेकिन जितने में ये ऑर्गेनिक आ रहा है इतना पैसा अभी तक जिन लोगों को समझ आई है और करा है ऐसा केवल 5 से 10 लाख परिवार है। बहुत बड़ी बात करूं तो अभी तक केवल हिंदुस्तान में 20 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो आज ऑर्गेनिक चीजों का कंजम्पशन कर रहे हैं। राइट? क्लियर है? लेकिन आने वाले समय में हर प्रकार की जरूरत को महसूस करते हुए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको दर्जनाइन या कहीं भविष्य बनाना तो समझ आना है, जो आपने कहा अनुमान नहीं लगाया जा सकता सर, एग्जैक्ट अनुमान बता रहा हूं। आने वाले समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिक्शा वाले हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप नौकरी पेशा वाले हो, आप फैक्ट्री चला रहे हो, अगले 15 से 20 साल में आप चॉइस से, लट से, पॉलिसी से या भुखमरी से कैसे भी करें, अगले 15 साल बाद इस देश में नॉन ऑर्गेनिक चीजों का नाम निशान मिट चुका हो। अगले 15 साल में 10 लाख लोग, 150 करोड़ लोग बनेंगे। अगर आज केवल 20 लाख लोग, अगर केवल 20 लाख लोग इस देश में महीने का 2000 रुपए का ऑर्गेनिक खा रहे हैं तो आज आपके देश की कुल मार्केट जो है वो इस साइज पे, दिस इज द टोटल साइज ऑफ ऑर्गेनिक मार्केट राइट नाउ। 20 लाख इंटू 2000 रुपए महीना लगभग। लेकिन इस मार्केट का साइज क्या होने वाला? इस मार्केट का साइज होने वाला है लगभग 15 साल में कैच को चला टावर बेयर मिनिमम टोटल आपका हो जाएगा 8 के आगे 11 जीरो, यानी अगले 15 साल में मोटा मोटा कितना पैसा आ रहा है सर? 8,000 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़। 8 करोड़ 15 साल में ऑर्गेनिक इंडस्ट्री कम से कम 8 लाख करोड़ की, मरे से मरी, ये बेयर मिनिमम। आज बहुत से लोग अपनी चॉइस से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है आज से लगभग 8 साल पहले नितिन गडकरी जी ने एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2028 की पहली जनवरी तक भारत सभी प्रकार की डीजल और पेट्रोल गाड़ियां बेचना बंद कर चुका हो। आपको क्या लगता है पेट्रोल पंप खोलने में फायदा है या चार्जिंग स्टेशन खोलने में फायदा है? चार्जिंग स्टेशन। क्यों? फ्यूचर डिमांड वही है। आज उस धंधे में एंटर कर गए, जो पेट्रोल पंप में पहले एंटर कर गया उसने पैसे बनाए। आज जो चार्जिंग स्टेशन में एंटर कर जाएगा, आज भविष्य दिख नहीं रहा,
आम आदमी को नहीं दिखेगा। आम आदमी एक ही बात कहेगा, आज कोई बोलेगा मैं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूं, गवर्नमेंट 4 सर्विस स्टेशन दे रही है, चार्जिंग स्टेशन दे रही है, बहुत सस्ते दे रहे हैं, मैं ले लेता हूं। तो आज मिडिल क्लास माँ बाप और मिडिल क्लास रिश्तेदार क्या कहेंगे? पूरे कलकत्ता में ध्यान से देख कितनी गाड़ियां चार्जिंग करने वाली, जुम्मा 500,000 गाड़ी नहीं मिलेगी तेरे को, तो चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है। रेवेन्यू रिटर्न आज नहीं आएगा सर। 2028 के अंदर सिर्फ चार्जिंग स्टेशन चाहिए, पेट्रोल पंप चाहिए ही नहीं। सिमिलरली अगले 15 साल में सब कुछ ऑर्गेनिक होगा, ये मुझे कैसे मालूम है? कैन एनीवन टेल? न्यूज देखते हो कभी? काम की कोई न्यूज देखी है? बार बार मोदी साहब क्यों कह रहे हैं ऑर्गेनिक? क्यों संसद के बजट में इस बार ऑर्गेनिक का मुद्दा उठा? पोल्यूशन क्यों सर? पोल्यूशन से क्या रिश्ता है इसका? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगेन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत हर हालत में 2050 आखिरी अंतिम लक्ष्य रखेंगे। वैसे हम टारगेट कर रहे हैं 2030, 2050 हम अंतिम लक्ष्य रखते हैं कि भारत से कार्बन उत्सर्जन हम शून्य करके रहें। ये आपके देश के प्रधानमंत्री का कॉन्ट्रैक्ट है और इस अनुबंध को हर आने वाले प्रधानमंत्री को मानना है और पूरा करना है। और अगर इस अनुबंध को, इस एग्रीमेंट को कंप्लीट होना है तो इस देश की 100% लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को ऑर्गेनिक होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लक्ष्य 2030 भारत सरकार कैसे देखती है? हम एजुकेट करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर में जब गुजरात गए तो बोला मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं गुजराती किसानों से, केमिकल फ्री खेती की तरफ जाइए, मैं आपको हाथ जोड़ता हूं। केमिकल फ्री एक ऐसा मुद्दा है जिसको आज आप ताकत समझेंगे कि जिस मुद्दे को लेकर आज आप घर घर जा रहे हो ना, और धीरे धीरे जा रहे हो, धीमे धीमे जा रहे हो, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस मुद्दे के लिए आपके देश के प्रधानमंत्री को गुजरात के किसानों के आगे हाथ जोड़ने पड़े। और आप अभी भी शंका कर रहे हैं मैं आगे बढ़ूं, कितनी गति से बढ़ूं, सब कुछ लगाऊं ना लगाऊं, लोगों को समझाऊं या ना समझाऊं। आपके देश का प्रधानमंत्री जिस मुद्दे के आगे हाथ जोड़ रहा है, अगर उसमें भी आप धीरे धीरे बढ़ने की सोच रहे हैं, आपका भविष्य धीरे धीरे खत्म हो। आपको क्या लगता है ये गूंज उन कानों ने नहीं सुनी होगी मोदी जी की, जो समझदार है, जिनके पास दिमाग है, जिनको ये पता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अब तो ओपनली बोलना चालू कर दिया केमिकल फ्री। और कल को आप कहेंगे कि हम मारे हुए हैं हालातों के, किस्मत ने हमें मार दिया। जब आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी केमिकल फ्री की, उस समय तो आपके देश में कोई कंपनी भी नहीं थी जिसके पास केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स थे। आपसे बड़ा कोई केमिकल फ्री मंच नहीं था। हमारे आने वाले समय पे हमारी औलादे और हम खुद ये सवाल अपने आप से जरूर पूछेंगे कि बॉस ऐसा हमारे दिमाग में उस दिन क्या पत्थर पड़ा था कि मेरे को अपॉर्चुनिटी 2020-2021 में मिली थी और मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं पीछे महाराष्ट्र में था, युवतमाल में था। एक बंदे ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, बड़े अभिमान से बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोला आपको पता है मैं कौन हूं? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता आप कौन हो। तो बोले कि जब गौतम बाली ने वेस्टीज स्टार्ट करी ना, मैं पहले 3 दिन में मिलके आया था उससे, और मेरे लिए वो स्पेशली युवतमाल भी आया था। तो मैंने कहा वेस्टीज में आपका अभी कद क्या है? बोले मैंने वेस्टीज करी नहीं। तो मैंने कहा तू मीटिंग से खड़ा हो जा। तो बोले क्यों? मैंने कहा तूने ये नहीं बताया तू कितनी बड़ी चीज है, तूने बताया तू कितना बड़ा महामूर्ख है। जिस अपॉर्चुनिटी को तुमने लात मारी वो कई 1000 करोड़ कर दिए, तू आज तक ये बता रहा है। मैंने कहा बेवकूफ ये मत छिपाया कर, किसी को बताया मत कर। तेरे को ना तब करती ना आज अकल, तुझे कल क्या दूंगा? ये हकीकत बात है सर। अपॉर्चुनिटी को तब पकड़ना पड़ता है जब वो सामने से आती है। ये देखते देखते 4000 करोड़ 8 लाख करोड़ में तब्दील हो जाएगा। हम कितना निकाल पाएंगे?
हमारी काबिलियत पे है। ट्रेनिंग मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, माहौल मिलेगा। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग क्या गलती करती थी, डायरेक्ट सेलिंग में क्या कमियां थी कि डायरेक्ट सेलिंग हमेशा पीछे पीछे दौड़ी है बनी हुई इंडस्ट्री के। शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग ने सूट लेंथ बेचे, वो इंडस्ट्री पहले से बन चुकी थी। इंडस्ट्री ने एजुकेशन बेची, इंग्लिश स्कूल पहले से खड़े थे। इंश्योरेंस बेची, LIC 64 साल से काम करती है।